डियर कैंडिडेट्स, अभी हमने स्टडी किया था वोल्टेज कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर में। पहले एक्सटर्नल कंट्रोल, जिसके अंदर या तो हम इनपुट डीसी को कंट्रोल करके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, या जो फिक्स डीसी से जो फिक्स आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को हम बाद में कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। फिर दूसरा था हमारा कि इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में हमें किसी अलग डिवाइस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम सेम उसी टाइप के जो इन्वर्टर्स थे, उन्हीं इन्वर्टर्स को हमने क्या किया कि पहले मेथड में दो या दो से ज़्यादा इन्वर्टर्स, जिसमें हमने दो इन्वर्टर्स को सीरीज में लेके डिमॉन्स्ट्रेट किया, तो वहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पल्स विद मॉड्यूलेशन कंट्रोल। दिस इज मोस्ट एफिशिएंट मेथड। इसके बराबर एफिशिएंसी और एक्यूरेसी किसी और दूसरे मेथड में नहीं आती। इसमें हम क्या करते हैं कि फिक्स डीसी जो इनपुट है उसको कंट्रोल्ड आउटपुट एसी हमें डायरेक्ट मिल जाएगी, और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्किट पहले था वही सर्किट अब बना रहेगा, इन्वर्टर सेम वही रहेगा, लेकिन जो उसकी गेट पल्स देनी है उन गेट पल्स को अब हमें थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करेंगे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं पल्स विद मॉड्यूलेशन कंट्रोल। जैसा मैंने भी बताया था कि एक्सटर्नल कंट्रोल में हमें अलग से डिवाइसेस की जरूरत पड़ी थी, अलग से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ रही थी। इसका हमारा सबसे पहला फ़ायदा ये है PWM या पल्स विद मॉड्यूलेशन का, कि आउटपुट वोल्टेज का कंट्रोल हम यहाँ पे करेंगे तो हमें किसी भी एडिशनल कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ रही। हम जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो इसकी गेट पल्स देनी है उन्हीं गेट पल्स को ही हम कंट्रोल करके करेंगे। अलग से हमें किसी और ट्रांसफार्मर की या किसी और दूसरे कन्वर्टर की इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारा इसका ये फ़ायदा है कि इसके जो लोअर ऑर्डर के हार्मोनिक्स हैं उनको हम बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, एक तरह से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात कि इनके हायर ऑर्डर के हार्मोनिक्स हैं उनको जो आउटपुट सप्लाई में हायर ऑर्डर के हार्मोनिक्स जो आएंगे उनको फिल्टरिंग बहुत आसानी के साथ की जा सकती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी अगर से अलग से हम फिल्टर लगाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इसकी जो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेज के साथ में इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ड्रॉबैक क्या है कि अभी तक जो हमने यहाँ पे देखा कि PWM को हम कंट्रोल करेंगे PWM से किसी इन्वर्टर को, तो जैसा इससे पहले हमारे इन्वर्टर थे तो वहाँ पे पॉजिटिव पल्स या नेगेटिव पल्स में पूरे फुल टाइम पे ऑन या ऑफ रह रहे थे हमारे स्विच। अब यहाँ पे क्या होगा कि पूरे टाइम पे ऑन या ऑफ करने की बजाय डिफरेंट अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करके हम एक ही हाफ साइकिल के अंदर पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल में कभी उसको ऑन करेंगे या कभी उसको ऑफ करेंगे। तो ऐसा करने में क्या होगा कि इनका जो टर्न ऑन और टर्न ऑफ वाला टाइम है वो रह गया बहुत कम, क्योंकि पहले जितनी देर में एक बार ऑन ऑफ किया जा रहा था, अब उतने ही एक ऑन ऑफ को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन सेवरल ऑन या ऑफ में। तो अब इसका जो ऑन ऑफ टाइम पीरियड कम हो गया, या फिर हम कहें कि इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ऐसे करके स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो इट मीन्स हमें इन्वर्टर ग्रेड के SCR की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, और जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि अब यहाँ पे हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा। अब इसकी डिफरेंट टेक्निक्स जितनी हमारे पास चलती हैं कॉमनली, तो उनमें टेक्निक्स में हमारे पास यहाँ पे हम सिर्फ 4 को डिस्कस करेंगे। वो है हमारे नंबर 1 पे आता है हमारा सिंगल फेज पल्स विद मॉड्यूलेशन। यहाँ पे अकेली एक ही कैरियर पल्स को हम यूज करेंगे, एक हाफ साइकिल में सिर्फ एक ही कैरियर पल्स होगी। दूसरा है मल्टीपल पल्स विद मॉड्यूलेशन। ये जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक हाफ वेव में या हाफ पल्स के अंदर हम बहुत एक से ज़्यादा पल्सेस का यूज करेंगे मॉड्यूलेशन करने में। तीसरा है साइनसोइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन, और फोर्थ वन है मॉडिफाइड पल्स विद मॉड्यूलेशन। अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम नंबर 1 से, सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन। अभी सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारा रेफरेंस सिग्नल है
दिस इज रेफरेंस सिग्नल। तो रेफरेंस सिग्नल हमारे पास एक स्क्वायर वेव आ गया, हमने एक स्क्वायर वेव शेप हमने रेफरेंस सिग्नल लिया है। और कैरियर सिग्नल यहाँ पे हम देखें तो कैरियर सिग्नल हमारे पास ये है कि जो हमारे पास रेफरेंस सिग्नल की हाफ वेव आई है, हाफ पल्स आई, उसमें एक पल्स ट्रायंगुलर वेव फॉर्म यहाँ पे ले रहे हैं, मीन्स वन ट्रायंगुलर वेव फॉर्म एज कैरियर सिग्नल फॉर एनी हाफ रेफरेंस सिग्नल। तो यहाँ पे अब इसकी आउटपुट जो हम यहाँ पे करेंगे, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों से सिग्नल्स को कंपेयर करना है, और कंपैरिजन करने के बाद में जो हमारे पास आउटपुट आएगा उस आउटपुट के हिसाब से हम गेट पल्स को जनरेट करेंगे, जो नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे इन्वर्टर के जो गेट्स हैं, गेट्स को हम अप्लाई करेंगे, मतलब जो उसमें भी हम स्विच लगाएंगे उन स्विच को ऑन करने के लिए जिसको हम यूज करेंगे, मीन्स S1 S2 और S3 S4 दोनों के लिए। S1 S2 के लिए हम लेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल कंपैरिजन से, और S3 S4 के लेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल कंपैरिजन के लिए। तो कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, करें कि जितने भी हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट है रेफरेंस सिग्नल और कैरियर सिग्नल के, मीन्स EC और ER जिसकी हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है, तो इन दोनों पे जहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट से हम पता करेंगे कि हमारा गेट सिग्नल हमें देना है कब नहीं देना। तो मैं इन सारे इंटरसेक्शन पॉइंट पर वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद में हम इसको सभी को शो करते हैं। तो उसके गेट पल्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक लॉजिक फार्मूला का यूज कर रहे हैं कि व्हेनेवर द मैग्नीट्यूड ऑफ ER दिस इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ EC, तब ये हमारा गेट का जो करंट होगा ये हम इसको अप्लाई करेंगे, या फिर हम कहेंगे कि जो हमारा इन्वर्टर है वो उस केस के लिए ऑन है, एल्स ऑफ है। तो गेट पल्स हम उसी हिसाब से यहाँ पे बना रहे हैं। तो हम ये जितने भी क्रॉसओवर पॉइंट से मतलब इंटरसेक्शन थे जिसके बीच में हमारे ये चेंज हो रही है लॉजिक ऑपरेशन, मीन्स आइदर ER इज ग्रेटर देन EC और EC इज ग्रेटर देन ER, तो ये इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर हमारा चेंज होगा। तो मैंने क्या किया है, ये सारे के सारे वर्टिकल लाइंस यहाँ से ड्रॉ कर ली हैं, ग्रिड लाइंस, तो हर एक के अंदर हम यहाँ पे शो करें। सबसे पहला वाला ये वाला पार्ट, यहाँ पे EC ज्यादा है ER कम है, इट मीन्स ER का मैग्नीट्यूड EC के मैग्नीट्यूड से कम है, तो इट मीन्स इस ड्यूरेशन के अंदर गेट पल्स अलाउ नहीं होगी। फिर हम यहाँ पे देखें कि EC का मैग्नीट्यूड कम हो गया, या फिर हम कहें कि ER का मैग्नीट्यूड EC के मैग्नीट्यूड से यहां से लेके यहां तक पूरे ड्यूरेशन में ये पूरा का पूरा इससे यहां से कम आ रहा है, कितना ये नीचे आ रहा है, ER वाली लाइन ऊपर है, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ER इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ EC। तो इट मीन्स यहां से लेके जो हमारे पास ये वाला जो ड्यूरेशन है, इतने के अंदर हम गेट पल्स को अलाउ करेंगे फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसके बाद में अगला वाला पोर्शन देखें, यहां पे आने के बाद में EC का मैग्नीट्यूड फिर दोबारा बढ़ रहा है ER के मैग्नीट्यूड से, इट मींस इस टाइम के लिए ऑफ रहेगा। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के थारिस्टर्स की गेट पल्स के लिए यहां पे हम देखें IG3 और IG4 के लिए, तो इसमें भी हमारे पास वही चीज चल रहा है कि यहां पे हम ये देखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ EC ये वाला ज्यादा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ EC दिस इज हायर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ER, इट मींस यहां से लेके यहां तक हमारे कोई भी गेट पल्स नहीं आएगा। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की यहां पे हम बात करें तो यहां पे क्या रहा है कि ये जो ये ER है, ER की वैल्यू यहां पे कम होगी और EC जो यहां पे वैल्यू है, मींस कैरियर सिग्नल की वैल्यू यहां पे ये कम है। तो इट मींस कि जब ER की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा हो गई EC की एब्सोल्यूट वैल्यू से, तो इट मींस इस केस के लिए गेट पल्स अलाउ यहां पे हो जाएंगे। जब हमने PWM नहीं लगाया था तो उस केस के लिए क्या हो रहा था कि IG1 और IG2 ये दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल जब भी हमारी आई यहां से यहां तक फुल टाइम के लिए ऑन था। इसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल में IG3 IG4 यहां से लेके यहां तक के लिए ऑन था। लेकिन अब जो हमारे पास ऑन करने का जो हमारे पास टाइम आया है
वो इतने में से रिड्यूस होकर इतना रहेंगे। तो इसके अगर मैं पूरी साइकिल को अगर मैं 2 पाई से यहां पे डिनोट करूं, तो दिस इज 2 पाई, तो ये हमारे पास आ गया पाई, दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज 3 पाई बाई 2। तो यहां पर जितनी देर के लिए ये ऑन रह रहा है वाला स्विच, तो इसको हम डिनोट करते हैं बाई पी। जो ब्रीथ ऑफ पल्स, पी मीन्स द ब्रीथ ऑफ पल्स, ये हमने डिनोट कर दिया बाई पी। तो यहां से यहां तक का पी, ये क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इट मीन्स यहां से यहां तक का पी बाई 2, यहां से यहां तक का पी बाई 2। तो ये वाला जो पाई बाई 2 माइनस पी बाई 2, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा पाई बाई 2 माइनस पी बाई 2। और अगर यहां पे देखें ये पाई बाई 2 के बाद पी बाई 2 की वैल्यू यहां पर जुड़ गई, तो ये हमारा हो गया पाई बाई 2 प्लस पी बाई 2। इसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा चला जाएगा, दिस इज 3 पाई बाई 2, ये बीच वाली लाइन, इससे पी बाई 2 पहले तो माइनस पी बाई 2, और 3 बाई 2 के बाद में पी बाई 2 जा रहा, तो ये हमारा हो गया 3 पाई बाई 2 प्लस पी बाई 2। अब जब हम ये वाले गेट सिग्नल स्विच 1 और स्विच 2 को अप्लाई करेंगे, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म की आएगी, आउटपुट वोल्टेज की, एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज की, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो ये वाली आएगी। अगर हम यहां पर फुल ब्रिज इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, फुल ब्रिज इन्वर्टर जो कि स्क्वायर वेव शेप यहां पे पास आता है, तो इसका मैग्नीट्यूड इतने टाइम के लिए टोटल वीडी जो वोल्टेज थी वो यहां पे हमारे पास आ जाएगी। और इसी तरह से जब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मींस स्विच 3 और स्विच 4 को हम यहां पे जब ऑन करेंगे यहां से यहां तक, तो आउटपुट हमारे पास यहां पे आ जाएगा माइनस वीडी। तो इस तरह से यहां पे हम ये देखें कि हमारे पास जो पहले आउटपुट डिफॉल्ट यहां पे जब हमने बिना पीडब्ल्यूएम के किया था, वो पूरा यहाँ पे स्क्वायर वेव आ रहा था, वो स्क्वायर वेव की बजाय हमारे पास अब उस स्क्वायर वेव का कुछ पार्ट आया। अब कुछ पार्ट की वजह से यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है कि इट मींस जो आउटपुट जो हमारे पास वोल्टेज है अब हमारे पास वेरिएबल होगी। वो वेरिएबल कैसे करके हुई कि यहाँ पे अब अगर देखें कि कैरियर सिग्नल जैसा है मैं वैसा ही रहने दें, फिक्स रहने दें, और रेफरेंस सिग्नल को 0 से लेके ईसी तक का हम यहाँ पे वेरिएशन कर रहे हैं। इफ ER को हम वेरी करें 0 से लेके EC तक, तो अगर ER की वैल्यू मैं यहां पे 0 करता हूं तो ER की वैल्यू 0 यहां पे आई, तो इट मींस ये वाला जो हमारा लॉजिक फार्मूला था मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ER ग्रेटर देन EC, ये हमारा कभी भी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। इट मींस यहां पे P की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और P की वैल्यू 0 हमारे पास आ गई, तो इट मींस इस केस के लिए हमारे पास जो V0 आएगा, V0 की वैल्यू टोटल 0, यहाँ पे कभी भी ऑन होगा ही नहीं वाला पल्स। और अगर ER को की वैल्यू EC के बराबर पहुंच जाए यहाँ पर, तो इट मींस पूरे के पूरे टाइम के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ER ग्रेटर देन EC रहेगा। इट मींस ये वाली हमारी पल्स है, पल्स विद मॉड्यूलेशन की जो हमारे पास विड्थ है, ये टोटल P की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी पाई के इक्वल, और P की वैल्यू पाई के इक्वल हो जाएगी। इट मींस V0 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये टोटल VD के बराबर यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाएगी। एक तो इस तरह से अगर हम ER की वैल्यू को 0 से लेके EC के बीच में हम यहाँ पे वेरी करें, तो P की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके पाई के बीच में वेरिएशन हो जाएगा, और जो आउटपुट यहाँ पे पास जो हमारे पास वोल्टेज आ रही है ये 0 से लेके VD के बीच में वेरी कर लेगी। अगर हम इसके डेरिवेशन या मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ यहाँ पे जाएं, तो उस डेरिवेशन के करने के लिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली उनकी वैल्यू कंपेयर करके देख रहा हूँ, जो विदाउट PWM और PWM से, तो वो ऐसे करके आएगी। अगर हम RMS वैल्यू की बात है, आउटपुट वोल्टेज की RMS वैल्यू, तो विदाउट PWM में हमने इसको इंटीग्रेट किया था 0 से लेके T/2, क्योंकि यहां से लेके यहां तक हमारी पूरी पल्स थी, और 0 से लेके T/2 इसको हमने स्क्वायर
रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो थी वीडी, तो वीडी स्क्वायर, डी का इंटीग्रेशन क्या था, डिवाइड किया था पी बाई टू से, तो आउटपुट हमारा आया था वीडी के इक्वल। लेकिन जब हम पीडब्ल्यू में यहाँ पे कर रहे हैं तो आउटपुट की वैल्यू हमारे पास यहां से यहां तक नहीं है, यहां से यहां तक नहीं है, सिर्फ इतने बीच के लिए है। इट मीन पाई बाई टू माइनस पी बाई टू से लेकर पाई बाई टू प्लस पी बाई टू, तो ये इंटीग्रेशन की जो हमारी लिमिट है वो चेंज हो जाएंगी, जीरो से टी बाई टू की बजाय पाई बाई टू माइनस पी बाई टू से लेकर पाई बाई टू प्लस पी बाई टू, और बाकी सारी चीजें, तो हमारे पास फाइनली जो निकल के आई आरएमएस वैल्यू वो हमारे पास बी डी अंडर रूट पी वाई रूट पाई। इसका अगेन हम क्रॉस चेक करें कि अगर p की वैल्यू जीरो, तो p की वैल्यू जीरो, इट मींस ये पल्स विड्थ हमारे पास यहाँ पे जीरो रहेगी, इट मींस ER की वैल्यू यहाँ पे जीरो तक हम ले आए, ER की वैल्यू जीरो होगी तो पल्स विड्थ हमारे पास जीरो होगी, पल्स विड्थ जीरो हो गई तो रूट पी वाई पाई इक्वल टू जीरो, इट मींस आउटपुट हमारे पास आ गई जीरो। अगर हम पल्स विड्थ को यहाँ पे मैक्सिमम कर दें, मैक्सिमम वैल्यू p की वैल्यू हमारे पास पाई के बराबर जा सकती है यहां से लेके यहां तक, अगर ER की वैल्यू EC तक पहुंच जाए तो उस केस के लिए या जब पल्स विड्थ हमारे पास पूरी की पूरी पाई हो गई तो इट मीन यहां से यहां तक पूरा का पूरा VD आएगा, और उस केस के लिए पाई बाई पाई इक्वल टू वन, वन का अंडर रूट वन, वन इंटू VD इक्वल टू VD, इट मीन पूरी की पूरी VRMS जितनी हमारे पहले थी विदाउट PWM वो PWM के बाद में भी उतनी ही रहेगी। अगर हम बात करें इसके फोरियर एनालिसिस की, तो फोरियर सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं दोनों का उसी फार्मूला हम वही सेम करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली उनके आउटपुट को यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। तो इसके हम फोरियर सीरीज अगर हम फाइंड आउट करें आउटपुट वोल्टेज V नॉट की, तो विदाउट PWM हमारे पास निकल के आया था समेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ओनली फॉर द ऑड वैल्यूज मींस 1 3 5 एंड सो ऑन। इवन वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था कि उसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो आ रही है, और अगर हम PWM के साथ में देखें तो बिल्कुल वही सारी चीजें यहाँ पे नहीं, वहां पे भी हमारे पास हाफ वेव क्वार्टर वेव सिमेट्री थी, यहाँ पे भी क्वार्टर वेव सिमेट्री है, एग्जैक्टली वही सारी लिमिटेशन रहेंगी। सिर्फ जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स थी वो जीरो से पाई की बजाय हमारे पास आ गई पाई बाई टू माइनस पी बाई टू से लेकर पाई बाई टू प्लस पी बाई टू, और बाकी सारी हमारे पास सेम रहे। तो ये V नॉट जो हमारे पास निकल के आएगा अगेन दिस इज समेशन ऑफ 135 मींस द ऑड वैल्यूज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 4 VD ओवर n पाई, जैसा यहाँ पे था वैसा ही वहां पे। इसके संग में एक ये टर्म और ऐड हो जाती है, दिस इज साइन n p बाई टू साइन n ओमेगा t। अगर यहाँ पे देखें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p जो हमारे पास रहती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p हमारे पास बताए जो पाई के बराबर रहेगी। अगर यहाँ पे पाई हम जो पुट कर दें इसकी वैल्यू फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p, तो होगा n पाई बाई टू, n पाई बाई टू की वैल्यू के लिए साइन हमेशा 1 आता है, अगर वो 1 आता है इट मींस अगेन दिस इज सेम, ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास सेम हो जाती है। और इसी तरह से और बाकी सारे जितने परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उन सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर को भी हम यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं मल्टीपल पल्स विद मॉड्यूलेशन कंट्रोल। जो यहाँ पे हमने कंट्रोल किया एग्जैक्टली वही सेम कंट्रोल, वही सारा लॉजिक हमारा पास मल्टीपल पल्स विद मॉड्यूलेशन में भी लगाना है। लेकिन वहां पे हमारे पास क्या होना है कि जैसे इसके अंदर हमने कैरियर सिग्नल की हाफ वेव में या हाफ पल्स के अंदर कैरियर सिग्नल की हमने सिर्फ एक वेव ली है, ट्रायंगुलर वेव, तो यहाँ पे वन ट्रायंगुलर वेव की बजाय मल्टीपल का मतलब बहुत सारी ट्रायंगुलर वेव का हम यहाँ पे यूज करेंगे, विच में भी 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, वो किसी भी हद तक वहां पे जा सकती है। और हम देखें कि उसके बाद में हमारी थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस हमारी थोड़ी सी सुधर जाएगी। तो अब नेक्स्ट मल्टीपल पल्स विद मॉड्यूलेशन कंट्रोल। और यहाँ पर मल्टीपल पल्स विद मॉड्यूलेशन में हमने मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक हाफ साइकिल के अंदर मैंने यहाँ पे 6 पल्स ली है, 1 2 3 4 5 6 पल्स ऑफ कैरियर सिग्नल, इट मींस 6 ट्रायंगुलर वेव यहाँ पे मैंने इसको ली है। तो इसको इसकी आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए हम जैसा इससे पहले किया था सिंगल पल्स विद PWM में, उसी तरह से यहाँ पे भी हमें वही करना है कि जहां पे भी इन दोनों का क्रॉस सेक्शन आ रहा है EC और ER का, मींस कैरियर सिग्नल का और रेफरेंस सिग्नल का, हम वहीं पे डिसाइड करेंगे कि इसके बाद में इनका क्या होना है। तो जहां पे भी इनके सारे इंटरसेक्शन है उन सभी के पर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ग्रिड लाइंस,
उसके बाद में हम कंपेरिजन करके इसके गेट सिग्नल निकालेंगे, और गेट सिग्नल निकालने के बाद में फिर हमें आउटपुट वोल्टेज पता चल जाएगी। और ये यहाँ पे हमने जितने भी सारे इंटरसेक्शन पॉइंट थे ई आर और ई कैरियर सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल के, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमने वर्टिकल ग्रिड लाइंस ड्रॉ कर दी। अब लॉजिक हमारा सेम वही रहना है कि जब भी ई आर का मैग्नीट्यूड ई सी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा तब तक के लिए अलाउ है, मीन्स ऑन है, एल्स ऑफ है। तो सबसे पहला वाला ही टाइम यहां से यहां तक, यहां पे हम देखें ईजी की मैग्नीट्यूड ईआर से ज्यादा, इट मीन ऑफ है। इसके बाद में ईसी का मैग्नीट्यूड कम होगा ईआर से, या फिर इसका कहें कि ईआर का मैग्नीट्यूड ईसी से ज्यादा, इट मींस इस टाइम के लिए सिग्नल हमारे पास ऑन जाएगा, तो ये चला गया ऑन। फिर अगेन ईसी की वैल्यू बढ़ गई तो इट मींस ऑफ, और उसके बाद वाले इसमें ऑन। यहां पर फिर दोबारा ईसी की वैल्यू यहां पे बढ़ गई ईआर से, इट मींस ईआर का मैग्नीट्यूड ईसी से कम है तो ये ऑफ, और उसके बाद वाले में यहां पर फिर दोबारा ईसी की वैल्यू जैसे कम होगी इट मींस ईआर की वैल्यू ज्यादा हो, तो ये फिर ऑन, और अल्टरनेटली करके ये ऑन और ऑफ वाला सीक्वेंस यहां पे हमारा ये चलता रहेगा। जहां पर भी ये ईआर की वैल्यू ईसी से बढ़ रही है या फिर ईसी की वैल्यू ईआर से जहां पे कम जा रही है, वहां पे सारे के सारे उतने टाइम के लिए सब ऑन हो गए। और इसी तरह से हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे हम देखें तो नेगेटिव हाफ साइकिल से कंपेरिजन पर गेट स्विच 3 और स्विच 4 के गेट के सिग्नल यहाँ पे हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ईसी ज्यादा है ईआर से, इसका मतलब ऑफ। उसके बाद में जब ईसी का मैग्नीट्यूड कम हो गया ईआर के मैग्नीट्यूड से, या फिर ईआर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो ये ऑन, और अल्टरनेटली ये सीक्वेंस वाली चलती रहेगी। तो एक हाफ साइकिल के अंदर जब हमने यहाँ पे 6 वेव ली है तो आउटपुट में भी हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 गेट पल्स आई, 6 गेट पल्स आई। इट मींस एक हाफ साइकिल के अंदर जो हमारा इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर की आउटपुट 6 टाइम ऑन होगी, 6 टाइम ऑफ होगी, लेकिन चलेगी जो हमारा पहले जो भी आउटपुट आना था बिल्कुल उसी हिसाब से। इट मींस यहां से यहां तक पहुंचे हाफ साइकिल, यहां से यहां तक नेगेटिव हाफ साइकिल, लेकिन ड्यूरेशन हमारा ऑन का उतना है जितनी देर तक ये गेट पल्स दे रहे हैं। तो आउटपुट अगर यहाँ पे हम देखें V0 की, तो V0 मींस आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर वोल्टेज, तो हमारे पास क्या आएगा, वो ये हो जाएगा, जितनी देर के लिए गेट 1 और गेट 2 को पल्स दे रहे हैं उतनी देर के लिए आउटपुट आ गया VD के बराबर, मींस इनपुट पूरी सप्लाई के बराबर। ये कंटिन्यू ऐसे करके सभी में हमारे पास मैग्नीट्यूड VD के बराबर रहना है, ये हो गया। और नेगेटिव हाफ साइकिल में जाने के बाद में जब यहाँ पे गेट ऑफ स्विच 3 एंड स्विच 4 को जब हम सिग्नल दे रहे हैं तो यही जो VD की बजाय यहाँ पे आ जाएगा -VD। So in this way we can get different gate pulse to switch 1, switch 2 and switch 3, switch 4 and the output voltage as here. बाकी सारी कैलकुलेशन जैसे करके हमने सिंगल पल्स विल मॉड्यूलेशन के लिए की थी, बिल्कुल सिमिलरली इसी में चलेगा। और यहाँ पे हमारे पास वही चीज है कि जो अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखनी है, जो P यहाँ पे हमारे पास जो आया मीन्स पल्स की विड्थ यहाँ पे अब ये टोटल जितनी नंबर ऑफ पल्स लिए उसके हिसाब से यहाँ पे डिवाइड हो चुकी है। तो ये भी 0 से लेके टोटल पाई तक जा सकती है, 0 से पाई तक इसकी वैल्यू जाएगी। तो इट मींस आउटपुट आरएमएस वैल्यू भी हमारी V0 की वैल्यू 0 से VD तक हमारी चेंज हो सकती है।
जितनी जितनी हम यहाँ पे ई आर और ई सी को यहाँ पे करेंगे, ई आर को हम ऊपर की तरफ बढ़ाते लेके आए तो इट मीन्स आउटपुट वोल्टेज बढ़ती जाएगी, ई आर को नीचे की तरफ लेके आए तो आउटपुट वोल्टेज घटती जाएगी। ई आर की वैल्यू यहाँ पे 0 पे पहुंच गई तो इट मीन्स कि उस केस के लिए आउटपुट इक्वल टू 0, और जहां पर ई आर की वैल्यू पूरे ई सी पे आ गई इट मीन्स जो आउटपुट वी नॉट जो आएगा उसकी वैल्यू वी डी के इक्वल हो जाएगी। नाउ इट फिनिशेस पल्स विद मॉड्यूलेशन ऑफ यूजिंग ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। तो ट्रायंगुलर गेट सिग्नल कैरियर सिग्नल को यूज करके हमने दो तरह से यहाँ पे किया, सिंगल पल्स विद और मल्टीपल पल्स विद। तो इसके बाद में सबसे ज्यादा यूज में आता है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है साइनसोइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन कंट्रोल। जहां पर अब हमें क्या करना है कि जो कैरियर सिग्नल है वो कैरियर सिग्नल तो हमारे पास ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में एग्जैक्टली वही रहेंगे, लेकिन जो रेफरेंस सिग्नल है मींस रेफरेंस सिग्नल जो हमने यहाँ पे लिए थे इस स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए, स्क्वायर आउटपुट के लिए, वो रेफरेंस सिग्नल को हम कन्वर्ट कर देंगे या चेंज कर देंगे साइनसोइडल वेवफॉर्म में। साइनसोइडल क्यों मैं जनरली जरूरत जो हमारे पास रिक्वायरमेंट रहती है आउटपुट की, तो एसी का मतलब ही हम मान के चलते हैं कि साइनसोइडल आउटपुट, तो आउटपुट हम ये एज्यूम करते हैं कि आउटपुट साइनसोइडल आए। एक्चुअली साइनसोइडल तो नहीं आएगा, लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं साइनसोइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन अगर हम अप्लाई करें देन तो साइनसोइडल के बहुत करीब हम पहुंच सकते हैं उसके आउटपुट के लिए। तो नेक्स्ट अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे साइनसोइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन। अब थर्ड वन है हमारा इसमें साइनसोइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन कंट्रोल। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो रेफरेंस सिग्नल है वो रेफरेंस सिग्नल एक साइनसोइडल वेवफॉर्म यहाँ पे लिया है, उसके संग में हमने कंपेरिजन कराया है कैरियर सिग्नल का जो कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल हाफ वेव में एक हाफ रेफरेंस सिग्नल की वेवफॉर्म में मैंने यहाँ पे ये 7 हाफ पल्सेस ऑफ कैरियर सिग्नल मैंने यहाँ पे लेके कंपेयर किया फॉर एग्जांपल। तो इसमें हमारा लॉजिक हमारा वही चलेगा कि व्हेनेवर, अब यहाँ पे मैंने दो चीजों इसमें हम ये देखें कि रेफरेंस सिग्नल हमने दो लिए हैं, एक तो ई आर विच इज पॉजिटिव साइनसोइडल और माइनस ई आर एक दूसरा ले लिया है। अभी हम दूसरे एक और इसका मेथड देखेंगे, पहले हम इस चीज के लिए यहाँ पे देखें कि हमने ई आर और माइनस ई आर यहाँ पे लिया। तो पहले ई आर वाले का यहाँ पे G1 की हमने गेट पल्स यहाँ पे फाइंड आउट करी। G1 की गेट पल्स निकालने का हमारा जो लॉजिक है वो अगेन वही है कि जब भी जो ई आर का मैग्नीट्यूड मीन्स रेफरेंस सिग्नल का मैग्नीट्यूड कैरियर सिग्नल के मैग्नीट्यूड से जब कम होगा तब इसको ऑन करेंगे। तो हम यहाँ पे भी देखें ये EC अभी पहले ई आर से ज्यादा है, रेफरेंस सिग्नल से ज्यादा है यहां तक, और यहां पे आने के बाद में इसकी वैल्यू कैरियर सिग्नल की रेफरेंस से कम हो रही है। तो जैसे ही कैरियर सिग्नल की यहां पे वैल्यू कम हो रही है तो गेट सिग्नल ऑफ G1 यहां से स्टार्ट हो जाएगा और ये कब तक चलेगा, जब तक कि EC की वैल्यू ER से कम रहेगी। और वो देखें वो यहां तक आ रही है इसके इंटरसेक्शन पे, और यहां पे आने के बाद में फिर कैरियर सिग्नल हमारा इंक्रीज हो गया और फिर बाद में डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने के बाद में जब यहाँ पे कट हो रहा है ER पर, इट मीन्स यहाँ पे आने के बाद में फिर दोबारा से ये ऑन होना चालू ऑन हो जाएगा। इट मीन्स कि अब जो रेफरेंस सिग्नल की यहाँ पे वैल्यू है वो ऊपर आ गई और कैरियर सिग्नल की यहाँ पे नीचे आ गई। इट मीन्स कैरियर सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो रेफरेंस सिग्नल से ज्यादा हो गया, तो फिर ये इसकी वैल्यू हो गई 1। तो यहां से यहां तक इसकी वैल्यू चलेगी, इसको हम यहाँ पे कंपेयर कराते जाएंगे और यहां से लेके मैंने पूरे 2 पाई तक सारी वैल्यू को कंपेयर करा लिया। अब आते हैं G4 के लिए, सिग्नल ऑफ गेट 4। तो गेट 4 को यहाँ पे सिग्नल की हम आउटपुट लेंगे वो हम ले रहे हैं माइनस ER के कंपेरिजन के साथ में। इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे लेने के बाद में मिरर रिफ्लेक्शन यहाँ पे लिया तो ER की जगह माइनस ER आ गया। माइनस ER में जब यहाँ पे हम देखें कि अब जब इसकी वैल्यू यहाँ पे ये देखें कि ER की वैल्यू इससे कम होगी, कैरियर रेफरेंस सिग्नल से कम होगी, ये कैरियर सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा आ गया, निकल के इधर आ गया, तो इसकी आउटपुट यहाँ पे 1 आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर बढ़ता जा रहा है
और ऊपर बढ़ने के बाद में यहाँ पे आने के बाद में फिर दोबारा कम पे आया, और जैसे ही ये फिर कंपेरिजन आएगा इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम ऑन कर देंगे, और इसी तरह से G4 के हमने सारी के सारी वैल्यू यहाँ पे हम दिखा दी। अब हम एक चीज के लिए यहाँ पे ये देखें कि जब हमने स्टडी किया था ब्रिज इन्वर्टर को, तो वहां पे हमने एक पहले एक क्वेश्चन वहां पे दिया था कि यहाँ पे हमने लोड लिया था, तो यहाँ पे देखें किसी भी हालत में हमारे पास एक कंडीशन थी कि एक ही लेग के दोनों थाइरिस्टर्स ऑन नहीं होने चाहिए। इट मींस G1 और G4 अगर यहाँ पे हम देखें इस ड्यूरेशन में यहाँ से यहाँ तक G1 के सिग्नल जा रहे हैं, G4 के सिग्नल जा रहे हैं, इट मींस S1 और S4 दोनों ऑन हो जाएंगे। तो इस वाली कंडीशन को हम ब्लॉक करके रखना है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों ऑन हो गए तो ये जो वोल्टेज हमारे पास डीसी वोल्टेज सोर्स है, इट मीन जो इनपुट वोल्टेज सोर्स है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हमें अवॉइड करना है, ये वाली प्रिकॉशन हमें हमेशा से लेनी है। ये बहुत बड़ी वार्निंग हमने पहले बता दी थी जब हमने ब्रिज इन्वर्टर को चालू किया था। तो इस वाली कंडीशन को यहाँ पे देखने के लिए अब हम जो सिग्नल यहाँ पे देंगे, तो सिग्नल जब हमारे पॉजिटिव वाली वेवफॉर्म में यहाँ पे आएंगे, तो पॉजिटिव वाली वेवफॉर्म में जो हमने पहले G दिए थे, G1 दिया था S1 और S2 के लिए, ये वाला सिग्नल हमने दिए थे, तो अब वहां पे G1 सिग्नल में से G4 सिग्नल को माइनस कर दिया जाएगा। इट मींस व्हेनेवर G4 इज ऑन, तो उस टाइम पे G1 को भी हम ऑफ कर देंगे। ये इन दोनों का ऑन हमारे पास तभी रहेगा S1 और S2 का, जब हमारे पास सिर्फ G1 ही ऑन रहे और G4 ऑफ हो। तो उसी केस के लिए हम इसको आउटपुट के लिए अलाउ करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो सिग्नल जो आएगा वो आएगा अब इन दोनों में से G1 माइनस G4। G1 माइनस G4 ये हम ले रहे हैं लॉजिक में हम सबसेक्शन कर रहे हैं। तो अब जो इसका हमारे पास आउटपुट आया V0, तो V0 जो आएगा वो जाहिर सी बात है जितनी भी देर अगर ये तो हमारे ऑन है तो पूरी की पूरी वोल्टेज VD हमारे पास आएगी। बस उसका टाइमिंग हमें ये देखना है कि टाइमिंग हमारे पास कौन सा रहेगा। ये G1 जब ऑन आया, लेकिन जैसे ही G4 ऑन हुआ तो हमें G1 को भी ऑफ करना पड़ेगा, तो ये हमारा ऑफ हो गया। इतने ड्यूरेशन के बाद में फिर दोबारा सिर्फ G1 ऑन है, तो यहाँ पे हमारा G1 ऑन आया। इसी तरह से इस ड्यूरेशन में यहाँ पे हम देखें ये G1 ऑन, जैसे ही G2 ऑफ हुआ तो हमें इसको ऑफ करना है, और फिर G4 के ऑफ होने के बाद में G1 को हम फिर दोबारा ऑन कर देंगे G1 के सिग्नल से। सिमिलरली फिर इस तरह से हमारे पास ये आउटपुट इन दोनों कंपेयर फिर दोबारा से कंपेयर करना है कि G1 का वो वाला टाइम जिस टाइम पे G4 भी है उसको हमें हटाना है, सबट्रैक्ट करना है। तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का ये पीरियड आ गया फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जाए तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमें वही सारी कंडीशन देखनी है कि जब G4 चालू है तो G4 के चालू होने के साथ में G1 वाला भी चालू होना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे भी हम उन सारी रिस्ट्रिक्शन को देखेंगे, वार्निंग को देखते हुए इनको भी यहाँ से हम हटाते हैं। और जो फाइनली हमारे पास इसकी आउटपुट आई वो आउटपुट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। इसमें सिंपली ये करें कि जो हमारे पास G4 वाले आए उस टाइम पे आउटपुट नेगेटिव में आएंगे, लेकिन जो G1 वाला जहां पे सिग्नल आ रहा है उस वाले पोर्शन को हमें सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि अब जो आउटपुट आएगा ये वाला आया हमारा G1 माइनस G4 से, और ये वाला आएगा हमारा आउटपुट G4 माइनस G1 से। यहाँ पे फिर ये G4 वाला ऑन है, लेकिन G1 वाले को जैसे ही ऑफ होगा तब ये चालू होगा। फिर ये यहाँ से ऑन आया, लेकिन जैसे G1 ऑन आएगा इसको हमें हटाना है। फिर आगे ये हमारा पोर्शन आया, फिर इसमें ये पोर्शन आया।
इस तरह से हमारे पास ये वेवफॉर्म आ गई। दिस इज आउटपुट वेवफॉर्म। यहाँ पे इनका जो एम्पलीट्यूड है दिस इज वीडी, और यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड हो गया माइनस। अब यहाँ पे हम देखें कि इसका करने का हमारा फायदा क्या है। अभी इससे पहले जो हमने जब स्क्वायर वेव ली थी और यहाँ पे साइनसोइडल ली, इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस ये आ रहा है कि जो आउटपुट हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो वो यहाँ पे हम देखें जैसे ही हम मैक्सिमम की तरफ यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो उस टाइम पे ये सर्किट ऑन ज्यादा टाइम के लिए है, और जहां पे जीरो वाला पीरियड है वहां पे इसके लिए कम है। तो इट मींस ऐसे करके हम इसमें से हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, किस बहुत हद तक हम इसके जो हार्मोनिक्स हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखें, इतना सारा करने में यहाँ पे G1 माइनस G4 G4 माइनस G1 करना पड़ा। इसकी बजाय हम एक सॉरी एक काम दोबारा कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं कि अब सिर्फ एक ही बार कंपेरिजन करें, माइनस ईआर की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईआर से हम काम चला सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे हम ये काम करेंगे कि ये वाली जो हमारे पास जो नीचे नेगेटिव में जो ट्रायंगुलर वेव आ रही है, इनको भी हमें ऊपर की तरफ ले आना होगा, इनको यहाँ पलट के ऊपर करना होगा। तो अभी हम इसको कंपेयर करें, आउटपुट हमारा सेम आना चाहिए उस तरह से भी। तो हम यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया कि सिर्फ ई आर को यहाँ पे रेफरेंस सिग्नल को बनाया, माइनस ई आर को नहीं बनाया। और जो यहाँ पे कंपेरिजन करना है, कंपेरिजन में जैसे हमने इससे पहले जो सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन और मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन किया था हमने स्क्वायर वेव के, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन स्क्वायर की जगह हमने लगा दिया साइनसॉइडल वेवफॉर्म। और उसी तरह से यहाँ पे देखें, जब हमने इसको कंपेयर कराया विद द सेम रूल कि जब EC का मैग्नीट्यूड ER का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ऑफ, और जब EC का मैग्नीट्यूड ER का मैग्नीट्यूड कम हो गया तो ऑन। ये हमने पॉजिटिव साइकिल के लिए, और सिमिलरली नेगेटिव साइकिल के लिए इसका हमने उल्टा कर दिया। तो हमारे पास हम देखें कि अब G1 माइनस G4 या G4 माइनस G1 करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल एग्जैक्टली वही वाला आउटपुट आ गया जो हमने अभी यहाँ पे ER माइनस ER को कंपेयर करने के बाद में यहाँ पे किया था। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये साइनसॉइडल पल्स मॉड्यूलेशन से अपना आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस चीज के लिए देखें कि इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट करें विद द साइनसॉइडल वेवफॉर्म इसका आउटपुट से, तो ये बहुत हद तक उसके आसपास आती है। लेकिन अभी फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस हमने यहाँ पे सिर्फ 7.5 पल्स लिए हैं, लेकिन जब हम इसको एक्चुअल में करते हैं तो ये थाउजेंड्स में जाता है, तब इसके रिजल्ट बहुत अच्छे यहाँ पे दिखते हैं। अब इस देन फोर्थ वन मॉडिफाइड साइनसॉइडल PWM। यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं कि जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू थी वो ये था कि आउटपुट हमारे पास जो आए वो जहां पर बीच में 90 डिग्री वाला पोर्शन या 270 डिग्री वाला पोर्शन आया बीच में, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहे, ज्यादा टाइम के लिए रहे। और जहां पर ये बीच वाला ये 0, 180 या 360 वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ पे इसकी आउटपुट कम हो, जिससे ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म को आसानी के साथ में फॉलो कर सके। तो अब उस चीज के लिए यहाँ पे हमने क्या किया कि एक हाफ वेवफॉर्म को हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मीन 0 से 60, 60 से 120, 120 से 180 डिग्री, और इसी तरह से नेगेटिव हाफ वेवफॉर्म के लिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो बीच वाला पोर्शन है, जो 90 के आसपास वाला पोर्शन है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हाईएस्ट जो रहनी चाहिए, तो इसके बिल्कुल सेंटर से दोनों तरफ 30 डिग्री हम इसको ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल है हम उसको कंटिन्यू ऑन रहने दे रहे हैं। तो इससे हमारा क्या रहेगा कि हमने अब कैरियर सिग्नल जो है, कैरियर सिग्नल हमने 0 से 60 डिग्री के लिए अप्लाई किए, और 60 से 120 डिग्री बाद में इनको हटा ही दिया, मतलब इसकी वैल्यू हमने कर दी, कैरियर सिग्नल की वैल्यू यहाँ पे कर दी 0, और उसके बाद में फिर इसको दोबारा अलाउ कर दिया 120 से 180 डिग्री के लिए, और सीधे से नेगेटिव वेवफॉर्म में किया। जो गेट सिग्नल का G1 और G4 के गेट सिग्नल निकालने के लिए हमारा लॉजिक चलना है, वो हमारा पहले की तरह ही रहेगा कि जब भी कैरियर सिग्नल की वैल्यू रेफरेंस सिग्नल से कम आ रही है, उसके लिए गेट सिग्नल हमारा अलाउ रहेगा। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे फिर दोबारा से इनका सबका कंपेरिजन यहाँ पे करें, तो जहां यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, उन इंटरसेक्शन पॉइंट को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे।
जहां यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमने इस तरह से सारे इंटरसेक्शन पॉइंट नीचे ले आए, और ऐसे ही करके जैसे हमने पॉजिटिव वेवफॉर्म में किया है, सिमिलरली नेगेटिव वेवफॉर्म के लिए हम ऐसे ही करके कर सकते हैं। यहां से यहां तक पहले ड्यूरेशन में कैरियर सिग्नल ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 0, फिर उसके बाद में कैरियर सिग्नल की वैल्यू कम हो गई, इट मीन यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट इतना आ जाएगा। फिर कैरियर सिग्नल ज्यादा हो गया, फिर कैरियर सिग्नल की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई, तो यहाँ पे फिर इसका आउटपुट यहाँ पे आउटपुट आ गया। और फिर यहाँ पे हम देखें कैरियर सिग्नल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जाहिर सी बात है रेफरेंस सिग्नल से कम है, तो इस केस के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आउटपुट ये बना रहा। एंड सिमिलरली यहाँ पे फिर दोबारा कैरियर सिग्नल की वैल्यू रेफरेंस से कम आ रही है, तो ये आ गया, और फिर दोबारा बढ़ जाने के बाद में इसकी वैल्यू 0, और फिर इतना। एंड सिमिलर जो वेवफॉर्म है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव के लिए भी, G4 के लिए भी आ जाएंगी। अब इसमें हम यहाँ पे देखें कि जैसा डिजायर्ड हमारा होना चाहिए कि 90 डिग्री के आसपास इसकी वैल्यू मैक्सिमम और 180 डिग्री की तरफ इसकी वैल्यू चलेगी मिनिमम। तो अगर हम इस तरह से इसको फाइनली इसको बनाए, नेगेटिव के लिए भी इसी तरह से यहाँ पे बना सकते हैं इसको कंपेरिजन करने के लिए, तो आउटपुट हमारी एग्जैक्टली ऐसे करके बन के आएगी जो कि साइनसोइडल से बहुत कुछ मैच करेगी। इट मींस जो हमारे अब हार्मोनिक कंटेंट है, हार्मोनिक कंटेंट जो प्योर साइनसोइडल पीवीएम था उससे हमारे बहुत सारे रिड्यूस हो जाएंगे। और उसके आगे हम यहाँ पे देखें कि जो बीच वाला हमारा पोर्शन है 60 से 120 तक के लिए या 240 से 300 डिग्री तक के लिए, यहाँ पे हमने स्विचिंग ऑपरेशन नहीं हो रही, बार बार ऑन ऑफ नहीं हो रहा, एक बार हमने ऑन कर दिया तो ऑन का ऑन ही रहेगा। तो इट मींस जो हमारे स्विचिंग है ऑन या ऑफ वाली जो कंडीशन है वो हमारी रिड्यूस हो गई। तो इट मींस जब इस स्विचिंग के टाइम पे जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस भी हमारे कम हो जाएंगे। तो इस तरह से इसकी एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो गई। नाउ इट फिनिशेस modified sinusoidal PWM.